हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनसीईआरटी क्लासेस। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? क्लास 12th के अर्थशास्त्र का चैप्टर फर्स्ट, इकोनॉमिक्स का चैप्टर फर्स्ट हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस किया जा रहा है। चैप्टर हम पहले पढ़ चुके हैं। अगर आपने चैप्टर नहीं देखा है तो लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे आप देख लें। इसके क्वेश्चन आंसर 1 से लेके 10 तक हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 डिस्कस हो चुका है पहले ही। पार्ट 2 में कहाँ से करेंगे? 11 से लेके 16 तक 16 क्वेश्चन है टोटल। तो स्टार्ट करते हैं। 11वां क्वेश्चन क्या कहता है? औपनिवेशिक काल में भारत की जनांकीय स्थिति को एक संख्यात्मक चित्रण प्रस्तुत करें। देखो, संख्यात्मक चित्रण का मतलब है कि डाटा लिखना है। जनसंख्या से रिलेटेड डाटा जितने भी हमारे बुक में दिए गए थे उन सबको यहाँ पे छाप दो। छाप दो मतलब ऐसा नहीं कि टेप दो, याद करो बाकायदा। अब मैंने यहाँ पे पॉइंट की तरह लिखा हुआ है। मैंने पहले भी बताया कि आप ऐसे नहीं लिखोगे, आप इसको थोड़ा सा समझाओगे। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनसीईआरटी क्लासेस। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? क्लास 12th के इकोनॉमिक्स का, अर्थशास्त्र का चैप्टर फर्स्ट। अब चैप्टर फर्स्ट तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो हाँ जी, चैप्टर फर्स्ट हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ये क्वेश्चन आंसर डिस्कस हो रहा है यहाँ पे। इससे पहले हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर चुके हैं। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 आ चुका है पहले। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ पर जाके देख लें। 1 से लेके 10 क्वेश्चन तक हम उसमें डिस्कस कर चुके हैं। 11 से लेके 16 तक हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, टोटल 16 क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं। 11वां क्वेश्चन क्या कहता है? औपनिवेशिक काल में, औपनिवेशिक काल का मतलब है कि अंग्रेजों के शासनकाल, ठीक है, काल में भारत की जनांकीय स्थिति को एक संख्यात्मक चित्रण प्रस्तुत करें। संख्यात्मक चित्रण का मतलब है कि डाटा लिखना है। जनसंख्या से रिलेटेड जितने भी डाटा हैं सबको यहाँ पे छाप दो। छाप दो मतलब ये नहीं कि आप देख के लिखोगे, याद करो बाकायदा। अब जैसे लिखा हुआ है इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऐसे ही लिखोगे, इसको बाकायदा आप आगे करोगे, इसको समझाओगे कि ये सिचुएशन क्या थी कि शिशु मृत्यु दर 1000 में से 218 था, कि 218 तो डेथ हो जाएगी 1000 बच्चों में से। तो ये कैसी सिचुएशन थी, इसको थोड़ा सा समझाओगे भी। ठीक है, ये सिर्फ पॉइंट लिखे हुए हैं मैंने, आप पॉइंट को समझाओगे आगे। तो और क्या था? कुल साक्षरता दर 16 से 17% लोग ज़्यादा से ज़्यादा साक्षर थे। मतलब कि 100 में से 16-17 लोग ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित थे। 16-17 इसलिए लिखा है क्योंकि कहीं पे 16 है, कहीं पे 16.5, कहीं पे 17। तो मैंने ऐसे लिख दिया 16-17 के बीच में। उस 16-17 में से भी कुल 7% महिला साक्षर थी। अगर महिला 100 है तो उसमें 7 ही महिलाएँ साक्षर होगी, शिक्षित होगी, मतलब पढ़ी लिखी होगी। अब पढ़े लिखे मतलब 7%, ये नहीं कि 7% बहुत सारी पढ़ी लिखी हैं। 7% वो हैं जो अपना नाम लिखना जानती है बाकायदा। हो सकता है थोड़ी उसमें ज़्यादा भी पढ़ी हैं। कहने का मतलब जो जितना नाम लिखना तक जानती है, वो कम से कम नाम लिखना। बहुत सारी ऐसी थी जो अपना नाम ही नहीं लिखना जानती। ठीक है, ये देश की हालत थी। कुल जनसंख्या का 52% हिस्सा गरीबी रेखा में है। कि अगर 100 लोग हैं तो 50 लोग तो गरीबी रेखा के नीचे ही हैं। 52% का मतलब है 52 लोग। मैं एक 50% का एवरेज लेके चल रहा हूँ कि 1000 में से 500 से ज़्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। तो जितनी भी उस टाइम के अनुसार हमारी जनसंख्या थी, उसका आधे से ज़्यादा जनसंख्या तो गरीबी रेखा के नीचे था। तो इतनी गरीबी फैली हुई थी देश में। स्वास्थ्य सेवाएँ अभाव, डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स, नर्सेज, दवाइयाँ, मेडिसिन, कुछ नहीं था। सबका अभाव था देश में। ठीक है, कमज़ोर आधारित संरचना। आधारित संरचना का मतलब होता है बेसिक स्ट्रक्चर। हर चीज़ के लिए एक बेसिक स्ट्रक्चर होना चाहिए। ठीक है ना? जैसे कि किसान के लिए एक सिंचाई की व्यवस्था नहीं होगी, उर्वरक नहीं होगा, बीज नहीं होगा, तो वो क्या ही करेगा। तो सिंचाई की व्यवस्था, उर्वरक, बीज, ये सब उसके लिए एक बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो हर चीज़ के लिए एक बेसिक स्ट्रक्चर चाहिए। तो बेसिक स्ट्रक्चर बड़ा ही चरमरा गया था देश का, कुछ था ही नहीं। ठीक है, तो ये 11वें क्वेश्चन का आंसर था। आप आंसर ऐसे नहीं लिखोगे, मैं बार बार कह रहा हूँ, आप इसको बाकायदा डिफाइन करोगे। ठीक है, ये एक पॉइंट है। आप पॉइंट लिखते हो, उसके बाद उसको डिफाइन करते हो ना, ये एक पॉइंट है। आप पॉइंट लिखो, उसको डिफाइन करो। मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं। ये लिखने से आपके आंसर को अच्छे मार्क्स मिलेगा, आपका आंसर अच्छे में गिना जाएगा। ठीक है, क्वालिटी अच्छी होगी आंसर की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि स्वतंत्रता पूर्व भारत की जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना की प्रमुख विशेषता क्या थी? कि जनसंख्या में, हमारी जो जनसंख्या थी उसमें कौन आदमी किस व्यवसाय में लगा हुआ था, उसकी क्या विशेषता थी मेनली। देखो, 70 से 75% लोग कृषि क्षेत्र में थे, जो कि बहुत ख़राब बात है।
इतने लोग कृषि क्षेत्र में हैं, फिर भी कृषि क्षेत्र का मतलब प्रॉफिट नहीं दिख रहा है कहीं पे। कृषि क्षेत्र प्रॉफिटेबल नहीं है, लाभकारी नहीं है कृषि करना, जबकि 70-75% लोग कृषि क्षेत्र में हैं। तो ये एक नेगेटिव चीज़ थी। 10% लोग औद्योगिक क्षेत्र में। देखो, देश को अगर ऊपर लेके जाना है तो आपको औद्योगिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र भी बोला जाता है, ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र और सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र, ठीक है, दोनों नाम है तो याद रख लो, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। तो 10% लोग औद्योगिक क्षेत्र में थे। अगर देश को आगे लेके जाना है तो आपको औद्योगिक क्षेत्र को मजबूत करना होगा, ठीक है। हालांकि देखो, जितना रोल इम्पोर्टेंट इसका है उतना ही इसका है, तीनों का है, लेकिन इसका रोल ज़्यादा होता है औद्योगिक क्षेत्र का देश को आगे ले जाने में, ठीक है। फैक्ट्रियाँ, बड़े बड़े उद्योग, तो इन सब का थोड़ा ज़्यादा रोल होता है देश को प्रॉफिटेबल बनाने में। आगे ले जाने में तो सबका रोल है, लेकिन प्रॉफिटेबल बनाने में, डेवलपमेंट में इनका ज़्यादा रोल होता है। तो उसमें सिर्फ 10% लोग हैं, तो ये तो एक थोड़ा नेगेटिव हो गया। 15 से 20% लोग सेवा क्षेत्र में, सर्विस सेक्टर में, ठीक है। अब क्षेत्रीय असमानता भी थी। क्षेत्रीय असमानता मतलब कहीं पे कुछ अच्छा है, कहीं पे कुछ बुरा है। जैसे तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और जो भी मेनली नीचे मद्रास के प्रोविंस जो था, तो वो था कृषि क्षेत्र पर निर्भरता में थोड़ी कमी आई थी टाइम के साथ। पहले वो भी निर्भर थे, लेकिन धीरे धीरे वो निर्भरता हटा रहे थे कृषि क्षेत्र में, कहीं और भी निर्भर हो रहे थे, कुछ बिजनेस कर रहे थे या कुछ उद्योग खोल रहे थे, उद्योग में काम कर रहे थे, नौकरी कर रहे थे, कुछ भी कर रहे थे। लेकिन वहीं पे कुछ राज्य ऐसे थे जैसे उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, ये कृषि क्षेत्र पर निर्भरता बढ़ी जा रही थी इनकी, कि ये ज़्यादा से ज़्यादा कृषि क्षेत्र पर ही निर्भर हो रहे थे। आज भी आप देखोगे पंजाब में कृषि क्षेत्र ज़्यादा प्रचलित है बजाय कि कुछ और, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो ध्यान में रखने वाली है। अगला क्या क्वेश्चन कहता है, स्वतंत्रता के समय भारत के समक्ष उपस्थित प्रमुख आर्थिक चुनौतियों को रेखांकित कीजिए। आर्थिक चुनौतियाँ क्या थी? कृषि क्षेत्र पर निर्भरता, अभी मैंने बताया कि कृषि क्षेत्र पर इतनी ज़्यादा निर्भरता भी अच्छी नहीं होती। 75% अगर आप निर्भर हो कृषि क्षेत्र पे और फिर भी वो उपज आ नहीं रही अच्छी खासी जितनी आनी चाहिए, कृषि क्षेत्र प्रॉफिटेबल है नहीं, तो फिर तो ये नेगेटिव चीज़ है ना। तो वो चीज़, कृषि क्षेत्र पर निम्न स्तरीय उत्पाद। निम्न स्तरीय उत्पाद का क्या मतलब है? देखो, इतना बड़ा एक खेत है 1 हेक्टेयर का, उसमें होना चाहिए 5 कुंटल की उत्पादकता, लेकिन हमारे उस टाइम बीज अच्छा नहीं था, सिंचाई अच्छा नहीं था, कुछ भी नहीं था, प्रशिक्षित नहीं थे हमारे किसान, उनको पता नहीं था कैसे अच्छा करें खेत को, तो 2 ही हेक्टेयर हो पाता था। अब 2 होगा तो ये तो निम्न हुआ ना, कम हुआ ना, तो कम उत्पादकता की हो रही थी। भारत के आर्थिक संरचना में कमी, बेसिक स्ट्रक्चर की बार बार बात आ रही है कि आर्थिक संरचना की कमी थी। शिल्पकार, हस्तकला का पतन, अभी हमने इससे पहले क्वेश्चन में भी पढ़ा हुआ है कि शिल्पकार कैसे पतन हुआ उनका, कच्चा माल बचा नहीं, सारा कच्चा माल चला जाता था, हमारे ऊपर ज़्यादा टैक्स डाल दिया गया शिल्पकारों के ऊपर, तो ये धीरे धीरे इनका पतन हो गया। गरीबी और असमानता, गरीबी और असमानता का मतलब एक तरफ गरीबी बढ़ रही थी, एक तरफ गरीब और अमीर लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो रहा था, ठीक है ना। कुछ अमीर लोग थे और कुछ गरीब भी थे, अमीर हो रहे थे, गरीब और गरीब हो रहे थे, डिफरेंस बढ़ता हुआ जा रहा था, असमानता बढ़ रही थी बहुत ज़्यादा। आयात निर्यात की समस्या, ये पहले भी थी, अभी भी है थोड़ी सी, कि आयात निर्यात की, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है हमेशा। तो ये सारी चीज़ें ऐसी थी जो आर्थिक चुनौतियाँ थी हमारी। स्वतंत्रता के टाइम पे हमारे सामने क्या क्या परेशानी थी, तो ये सारी परेशानियाँ थी, ठीक है। इन सबको आप लिख सकते हैं, आगे आप समझाओगे इसको, हर टॉपिक को आगे आप समझाओगे, ठीक है, सिर्फ ये नहीं लिख दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत के प्रथम सरकारी जनगणना किस वर्ष हुई थी? इससे पहले भी हमने चर्चा करी थी, इससे पहले वाले पार्ट 1 में 1881 में सबसे पहले की गई थी, और उसके 10 साल बाद हर बार की जाने लगी। मतलब फिर 1891 में, फिर 2001, फिर 2000 में कहाँ आ गया मैं, 1901, फिर 1911, 1921, तो ऐसे करके 10 साल में फिर होने लगी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के समय भारत के विदेशी व्यापार के परिणाम और दिशा की जानकारी दी। अब स्वतंत्रता के समय भारत का विदेशी व्यापार क्या था? आयात निर्यात शुल्क में भेदभाव था। देखो, एक ही पॉइंट को मैं बार बार यूज कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि आ सकता है यहाँ पे यूज में।
तो आपको देख रहे हो एक ही पॉइंट याद करोगे, आपको 3-4 क्वेश्चन में वो यूज आ जाएगा। तो इसलिए आपको पॉइंट्स तो याद करनी है, समझा तो देखो आप वहाँ पे भी दोगे, लेकिन अगर आपको पॉइंट्स याद नहीं होंगे ये सारे तो आप समझाओगे कैसे। तो आपको ये याद कर लेना है सारे पॉइंट्स, ठीक है। तो आयात निर्यात शुल्क में भेदभाव था, तो इससे विदेशी व्यापार बहुत दिक्कत होती थी करने में। भारत के विदेशी व्यापार पर अंग्रेज़ों का अधिकार था, अंग्रेज़ों ने अपना कब्जा कर रखा था कि हम करेंगे, जिसके साथ व्यापार करेंगे। चीन के साथ करना है तो हम करेंगे, नेपाल के साथ करना है, हालांकि नेपाल भी उस टाइम था ही थोड़ा सा, हालांकि तो नेपाल के साथ करना है हम करेंगे, उधर ईरान के साथ करना है तो हम करेंगे, श्रीलंका के साथ करना है तो हम करेंगे। तो जिनके साथ भी करना है वो हम करेंगे, भारतीयों को इसमें इन्वॉल्व किया नहीं जाता था, ठीक है। आधे से ज़्यादा विदेशी व्यापार तो अंग्रेज के साथ होता था। मेनली हमारा विदेशी व्यापार किसके साथ होता था? सबसे ज़्यादा अंग्रेज़ों के साथ ही होता था। सारा कच्चा माल लेके जाना हमारे यहाँ से, फिर उसको बनी हुई वस्तु बना के फिर हमारे यहाँ पे लेके आना, तो सारा का सारा विदेशी व्यापार उनके साथ ही होता था। थोड़ा सा जो बचता था वही चीन, ईरान, इन सब के साथ होता था, ठीक है। श्रीलंका, चीन, ईरान, इन सब के साथ। भारत कच्चे माल का निर्यातक तथा इंग्लैंड में बनी वस्तु का आयातक बन गया। हम बहुत स्टार्टिंग से ये चीज़ पढ़ते हुए आ रहे हैं कि सारा कच्चा माल लेके चले जाते थे, तो हम क्या बन गए, एक निर्यातक बन गए। हम निर्यात करते थे अंग्रेज को सारा कच्चा माल, और वहाँ से जो कच्चे माल की वस्तु बन जाती थी उसको हम वहाँ से आयात कर लेते थे। आयात मतलब आना, निर्यात मतलब भेजना। तो कच्चा माल भेजते थे और वस्तु बनी हुई को लाते थे। हम नहीं लाते थे, हमारे यहाँ पे जो राज करते थे वो लाते थे, ठीक है। सुएज नहर खुलने से भारतीय विदेशी व्यापार पर असर। अब देखो सुएज नहर क्या है, थोड़ा सा हम पिक्चर में समझ लेते हैं। ये हमारा इंडिया, यहाँ पे ये हमारा इंडिया है। अब पहले क्या था, यहाँ पे है ब्रिटेन। पहले ब्रिटेन को ऐसे करके आना पड़ता था, इंडिया के साथ कुछ सामान जैसे कच्चा माल ले जाता था तो ऐसे ले जाता था। ये कितनी दूरी है, 19,800 किलोमीटर, ठीक है। 19,800 किलोमीटर, इतनी लंबी दूरी तय करके आता था, फिर यहाँ से दोबारा ऐसे करके ले जाते थे सामान। आना जाना ऐसे ही होता था, या फिर हो सकता है ऐसे होता था, ठीक है, ज़मीन के रास्ते। लेकिन सुएज नहर कहाँ पे है, देखो ये ब्लैक डॉट दिख रहा है आपको यहाँ पे ये ब्लैक कलर का, ये जुड़ा हुआ था पहले, यहाँ पे ज़मीन थी प्रॉपर। लेकिन हुआ क्या, बाद में इसकी ज़रूरत देखी गई और इसको नहर सा खोद दिया गया, एक कैनल मतलब चैनल टाइप का बना दिया। चैनल टाइप का मतलब कि इतनी चौड़ी एक खोद दिया पूरा, और ये इधर भी समुद्र है, इधर भी समुद्र है, बीच में जुड़ा हुआ था पहले। इसको खोद के हमने एक पूरी नहर बना दी, ठीक है। इजिप्ट के पास है ये इजिप्ट के पास है, ठीक है, यहाँ पे इजिप्ट है। तो ये खुल गया सुएज नहर, तो अब इनको आसानी हो गई, यहाँ से सीधा ऐसे करके जाते हैं, ऐसे करके ऐसे आ जाते थे। तो पहले जब ये दूर था तब तो थोड़ा सा हमें अब विदेशी व्यापार को संभालने का मौका दिया भी जाता था। लेकिन जब ये सुएज नहर खुल गया, जब ये सुएज नहर खुल गया तो ये सारा का सारा विदेशी व्यापार अपने अंदर ले लिया कि अब तुम नहीं करोगे, अब हम करेंगे, ठीक है। सारा विदेशी व्यापार हम करेंगे, तुम्हारे पास कुछ नहीं है अब। तो ये थोड़ी सी कमियां थी जो बाद में देखने को मिली। उम्मीद है समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या अंग्रेज़ों ने भारत में कुछ सकारात्मक योगदान भी दिया? बिल्कुल दिया था, अंग्रेज़ों ने सकारात्मक योगदान भी दिए थे। जैसे क्या, रेलवे का आरंभ किया उन्होंने किया था। कृषि क्षेत्र में आधुनिकीकरण कि अच्छी बीज का यूज करना, या फिर मशीनों का यूज करना खोदने के लिए, ट्रैक्टर वगैरह का, तो ये सारी चीज़ें थोड़ी सी उनकी देन भी थी। किसी क्षेत्र में व्यवसायीकरण वो ही लेके आए थे धीरे से। सड़क का निर्माण वही लेके आए, डाक तार सेवा ये वही लेके आए। रूढ़िवादी परंपरा से सामाजिक सुधार, कुछ परंपराएं ऐसी थी जो अंग्रेज़ों को पसंद नहीं थी, जैसे बचपन में ही ब्याह कर देना, ठीक है, बाल विवाह, इसके लिए अंग्रेज भी खिलाफ थे। तो ये एक था। एक सती प्रथा कि अगर पति मर जाएगा तो आप उसकी जो पत्नी होगी वो उसी के जो मरे मतलब जो भी जलाया जाएगा उसके चिता पे ही उसको भी जला दिया जाएगा, पत्नी को जिंदा ही। तो इसके खिलाफ थे वो लोग। तो कुछ रूढ़िवादी जो परंपरा थी भारत की उसको बढ़िया किया था उन्होंने, अंग्रेज़ों ने। प्रशासन की सीख, प्रशासन कैसे चलाया जाता है हमें पता नहीं था पहले, तो उसकी सीख हमें मिली कहीं ना कहीं, ठीक है। भारत का एकीकरण का मतलब है पूरे भारत को एक बनाया।
पहले ये प्रोविंस था, यहाँ का ये अलग राजा था, उसके बाद यहाँ मुग़ल थे, यहाँ मराठा था, यहाँ पे कोई और था, तो सबको एक किया गया। ठीक है न, पंजाब जैसे इधर सिख का राज था, इधर मराठा का राज था, इधर हैदर अली, ये सब मतलब, तो इन सबको एक करके पूरा एक भारत बना दिया गया, भारत का एकीकरण हुआ। ठीक है, उधर ईरान को छोड़ के, ईरान की तरफ से जो थे उनको छोड़ के इधर बांग्लादेश वगैरह सबको ले लिया, इधर सबको लेके सब पे एक राजा, एक शासन किया। तो जब भारत आज़ाद हुआ तो पूरा भारत कहीं ना कहीं एक था, तो हमें थोड़ा सा आसानी हो गई। वैसे तो हमें भी मुश्किल हुई थी पूरे भारत को एक करने में आज़ादी के बाद, लेकिन इससे ज़्यादा मुश्किल होती अगर अंग्रेज़ों ने एक नहीं किया होता तो। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में पूछो क्या समझ में नहीं आया। अगर समझ में आया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें।